नमस्कार दोस्तों, मैं एल सर जीके फैकल्टी रूप सिंह मैथ साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति राजस्थान जीके के अंतर्गत। और कला संस्कृति में आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान पुलिस, पटवार, हाईकोर्ट, राजस्थान एसआई और आरएस के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें से हर एग्जाम में लगभग राजस्थान पुलिस और एसआई में तो 4-5 क्वेश्चन फिक्स आते हैं और लगभग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम शुरुआत करते हैं आज राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में कला संस्कृति, और कला संस्कृति में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनजाति। तो आज हम शुरुआत करते हैं जनजाति टॉपिक को लेकर। जनजाति आप समझ गए होंगे, जनजाति का मतलब वही एसटी। ऐसी जातियां जिसको हम एसटी के अंतर्गत पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, जनजातियां कहलाती है। और जनजातियों में हम बात करें तो सर्वाधिक जनजाति कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति की हम बात करें तो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है उदयपुर में। इसी प्रकार हम बात करें न्यूनतम जनजाति की। न्यूनतम जनजाति कहां पर पाई जाती है? बीकानेर में। ये हमारे दो क्वेश्चन तैयार हैं। सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में पाई जाती है और न्यूनतम जनजाति पाई जाती है वो बीकानेर में पाई जाती है। इसी प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन बनकर वो तैयार होता है कि प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति की हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति निवास करती है बांसवाड़ा में। कहाँ पर करती है? बांसवाड़ा में। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजाति कहाँ पर निवास करती है, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजाति, और न्यूनतम जनजाति पाई जाती है वो है एक तो नागौर जिला, और दूसरे की हम बात करें तो वो है हमारा बीकानेर। आपको जनजाति पढ़ने से पहले इसका बेसिक समझना जरूरी है और कहाँ से क्वेश्चन बनकर तैयार होता है आप समझिए। जनजाति और इसको बोले तो एसटी। सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में पाई जाती है, न्यूनतम जनजाति बीकानेर में पाई जाती है। और हम बात करें प्रतिशत के आधार पर जनजाति, तो प्रतिशत के आधार पर जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा में। और हम बात करें प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जनजाति, तो नंबर फर्स्ट पर आता है न्यूनतम जनजातियों में नागौर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी जनजातियों के बारे में बात हुई। अब हमको पढ़ना कौन कौन सी जनजाति है उसके हम जिक्र करते हैं कि हमें किस किस जनजाति के बारे में पढ़ना है और कौन कौन सी जनजाति से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो लगभग सभी जनजातियों से आते हैं, लेकिन हम गहनता से सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करें कि हमारी जनजातियां होती कौन कौन सी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक जनजाति तो होती है जिसका नाम है भील। दूसरी जनजाति है हमारी मीणा। तीसरी है गरासिया। एक जनजाति आती है जिसका नाम है सहरिया। कौन सी है? सहरिया। और एक जनजाति है जिसका नाम है सांसी। एक जनजाति है जिसका नाम है कथोड़ी। और एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जिसका नाम है डामोर। क्या नाम है? डामोर। ये कुछ लगभग 6-7-8 हमारी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। पढ़ेंगे हम सबको, लेकिन सबसे पहले इनको पढ़ेंगे और इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करें कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो भील पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। मीणा कहाँ पर पाई जाती है? मीणा जयपुर में पाई जाती है। और कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का मूल स्थान काली को पहाड़ी बताया। गरासिया की हम बात करें तो गरासिया सर्वाधिक पाई जाती है सिरोही में। कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में। माउंट आबू क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। और उदयपुर की गोगुंदा तहसील है और खमनौर तहसील है, इसमें ज्यादा क्या पाई जाती है? गरासिया। सहरिया का मतलब शहर, और शहर कहाँ पर रहता है? बाहर। तो आपको समझना है सहरिया कहाँ पाई जाती है? बारां में। और सांसी जनजाति पाई जाती है सर्वाधिक भरतपुर में। और हम बात करें इसी प्रकार से कथोड़ी वही जनजाति है जो खैर के वृक्ष से कत्ता तैयार करती है। कथोड़ी पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और बात करें हम डामोर, तो डामोर और डै से डूंगरपुर। डामोर पाई जाती है डूंगरपुर। एक बार आप देखिए दोबारा से, भील जनजाति
सबसे प्राचीन जनजाति है। इसका हमको रामायण में जिक्र मिलता है, महाभारत में मिलता है और साहित्यों में भी इसका जिक्र मिलता है। जब हम भील पढ़ेंगे जब आप आसानी से समझ जाएंगे। सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। मीणा जनजाति, जिसकी उत्पत्ति कर्नल जेम्स टोड ने काली को पहाड़ी बताई और जो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, जयपुर में। तीसरी हमारी सबसे बड़ी जनजाति है वो है गरासिया, और कर्नल जेम्स टोड ने इनको बताया है कि इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सर्वेंट होता है, जो सिरोही में पाई जाती है। और सिरोही के अलावा उदयपुर की गोगुंदा तहसील में भी कौन सी जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति। सहरिया जनजाति बारां में, सासी जनजाति भरतपुर में, कथोड़ी जनजाति उदयपुर में, डांगोर जनजाति डूंगरपुर में। अब हम सारी की सारी जनजातियों को किस में पढ़ते हैं, एसटी में पढ़ते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसी जनजाति है जिसको हम एसटी में पढ़ते हैं, लेकिन वो जनजाति आती एससी में है। और वो कौन सी जनजाति है, जो सांसी जनजाति है। इसको पढ़ते तो एसटी में है, लेकिन आती किस में है, एससी में आती है, लेकिन हम पढ़ते एसटी में है। तो ये हमारी जनजातियों के कुछ जो सर्वाधिक पाए जाने वाले स्थान है वो हो गई। और प्रमुख जो जनजातियां हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी जनजातियों को क्रम से। और सबसे पहले हम जो जनजाति पढ़ेंगे वो जनजाति आज हमारी है मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे, मीणा जनजाति। सबसे पहले हम बात करें मीणा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको समझना है मीणा जो शब्द है ये अपभ्रंश होकर के बना है मीन शब्द से। मीणा जो शब्द है ये किसका अपभ्रंश है, ये मीन शब्द का अपभ्रंश है। और मीन का शाब्दिक अर्थ होता है, मीन का तात्पर्य होता है मत्स्य। क्या होता है, मत्स्य। और मत्स्य का ही एक शब्द है, इसका ही एक पर्यायवाची है जिसको हम कहते हैं मछली। क्या है, मछली। आप एक बार समझो दोबारा से, मीणा है जो मीन शब्द का अपभ्रंश होकर के एक शब्द बना जिस जो है मीणा। और मीन है ये किसका रूप है, किसका अर्थ है, जो है मत्स्य का। और मत्स्य का पर्याय होता है वो है मछली। एक बार आपको पता है जब सृष्टि पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु एक नए अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। अब तक भगवान विष्णु ने 9 अवतार ले चुके हैं। और इस भगवान विष्णु का जो सबसे पहला अवतार था वो था मित्रों मत्स्य अवतार। और उसके बाद में इसने दूसरा अवतार लिया कच्छप अवतार। सबसे पहला जो अवतार हुआ, पृथ्वी पर पाप बढ़ा और पाप का विनाश करने के लिए, सृष्टि का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया। और इस बात की प्रमाणिकता हमको विज्ञान भी देती है, साइंस में इसका प्रमाण मिलता है कि यदि पृथ्वी पर कोई जो सबसे पहले जीव आया तो वो जीव था जलीय जीव। और सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अवतार लिया जो जलीय जीव मछली के रूप में प्रथम अवतार दिया। तो इस बात की कौन प्रमाणिकता देते हैं, साइंस हमको बताती है, वैज्ञानिक हमको बताते हैं कि पृथ्वी पर कोई सबसे पहले जीव आया है तो वो जीव जलीय जीव आया है। और वो कौन सा जीव था, मछली जीव था। इस प्रकार से मीणा है जो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, भगवान विष्णु का वंशज मानते हैं। तो हम कह सकते हैं मीणाओं की सबसे पहले हमने उत्पत्ति पढ़ ली है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मीणाओं को कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड है, इसने मीणाओं का मूल स्थान कहां पर बताया। मूल स्थान इन्होंने बताया काली को पहाड़ी। क्या बताया, काली को पहाड़ी कि मीणाओं का मूल केंद्र कहाँ रहा होगा, काली को पहाड़ी। और काली को पहाड़ी से विचरण करते हुए मीणा पूरे राजस्थान में पहले जयपुर में बसे, दौसा में बसे, सीकर, सवाई माधोपुर, इनमें सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में एक मीणाओं का कोई सा ऐसा ग्रंथ भी है क्या जिसमें मीणाओं का जिक्र मिलता है। तो मीणाओं के ग्रंथ के बारे में हम बात करें तो मीणाओं का जो पवित्र ग्रंथ है वो है मीणा पुराण। कौन सा है, मीणा पुराण। अब मीणा पुराण को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, कि किसने इसका अध्ययन किया और किसको पता लगा कि मीणाओं का जो जिक्र मिलता है, मीणाओं का अध्ययन मिलता है वो कहाँ मिलता है, मीणा पुराण में। तो इसका अध्ययन करने वाले थे एक जैन मुनि थे जिनका नाम था जैन मुनि मगन सागर। क्या नाम था, जैन मुनि मगन सागर। इसने क्या किया, मीणा पुराण का इतनी गहनता से अध्ययन किया, इतनी गहनता से अध्ययन किया कि मीणाओं के गोत्रों के बारे में कितने गोत्र बता दिए, 5200 गोत्र। कितने गोत्र बता दिए मीणाओं के, 5200 गोत्र बता दिए। और 24 क्या बता दी, खाप बता दी।
कि मीणाओं की 24 खाप है। खाप को आपको कैसे समझना है, आप सीधा याद रखो, खाप को आप पंचात समझो। क्या समझो, पंचात समझो। ये किसने बताए, जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं के 5200 गोत्र बताए और 24 क्या बताई, खाप बताई। एक बार समझिए दोबारा से, मीणा किसका अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, वो मानते हैं भगवान विष्णु का। एक बार भगवान विष्णु ने ऐसी मान्यता है कि मछली का अवतार दिया, मत्स्य अवतार दिया और उसी से किसकी उत्पत्ति हुई, मीणा की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु 9 अवतार ले चुके हैं, एक अब 10वां अवतार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तो 10वां अवतार लेंगे और 10वां अवतार का एक मंदिर भी बना हुआ है। वो मंदिर का नाम है कल्कि मंदिर। आपको ये बताना है, कल्कि मंदिर जयपुर में बना हुआ है और आपको बताना है कि कमेंट में जयपुर के किस शासक ने कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा ही 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे हम पढ़ते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने इनका मूल स्थान कहाँ बताया, कालिको पहाड़ी। इसके बाद में ग्रंथ मीणा पुराण, 5200 गोत्र हैं। जैन मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण पर गहनता से अध्ययन किया और 24 क्या बताई, खाप बताई। हमने मीणाओं की उत्पत्ति पढ़ी, गोत्र पढ़ लिए। गोत्र के बाद में और क्या पढ़ा हमने, गोत्र के बाद में हमने इनका प्रमुख ग्रंथ पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं मीणाओं की प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम, मीणाओं के प्रकार पढ़ेंगे। मीणा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। मीणा पढ़ रहे हैं, एक तो होता है मित्रों जमींदार मीणा। कौन सा, जमींदार मीणा। और एक होता है मित्रों चौकीदार मीणा। कौन सा, चौकीदार मीणा। मीणा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जमींदार मीणा और दूसरा होता है चौकीदार मीणा। अब बात करें कि इनमें से उच्च और निम्न को लेकर एक बार पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मीणाओं में कौन से मीणा उच्च होते हैं और कौन से मीणा निम्न होते हैं। तो इस बात को लेकर हम बात करें तो आप समझो, चौकीदार मतलब चौकीदारी, ये मतलब पहले सरकारी नौकरी करते थे, चौकीदारी इनका धंधा था, इनका रोजगार था। तो सरकारी नौकरी करेंगे तो सरकारी नौकरी करने वाला तो आज भी उच्च होता है और जो खेती बाड़ी का काम करता था वो निम्न होता है। तो हम कह सकते हैं जमींदार मीणा तो निम्न मीणाओं में निम्न माने जाते हैं और चौकीदार मीणा कैसे माने जाते हैं, उच्च माने जाते हैं। ये क्या है, मीणा जनजाति के प्रकार हैं। और हम बात करें आगे मीणा जनजाति के बारे में, उत्पत्ति पढ़ी, गोत्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े और इसके बाद में हमने पढ़ा प्रकार मीणाओं की। और हम देखें आगे कि एक शब्द आता है 84। क्या आता है, 84। 84 क्या है, 84 है मित्रों मीणाओं की पंचात। क्या है, मीणाओं की पंचात। कई बार लगातार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 क्या है, मीणाओं की पंचात है। और हम बात करें, एक शब्द आता है मेवासे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। मेवासे क्या है, तो मेवासे मीणा जनजाति के द्वारा जंगलों में जो घर बनाए जाते हैं, मीणा जनजाति के द्वारा जंगलों में जो झोपड़ी नुमा घर बनाए जाते हैं वही मेवासे हैं और कुछ अलग चीज नहीं है। मेवासे क्या है, मीणाओं के द्वारा जंगलों में बनाए गए घर, जंगलों में बनाए गए घर, जंगलों में बनाए गए। और एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से एक है ओवरी। ओवरी क्या चीज है, ओवरी होती है मित्रों अनाज भरने के भंडार या अनाज भरने के गोदाम, जो आकार में क्या हो, बड़े हो, उसको मीणा जनजाति क्या बोलती है, ओवरी। अनाज भंडार क्या है, अनाज भंडार। ये क्या है, मीणा जनजाति का जो अनाज भंडार रहता था लेकिन आकार में बड़ा था। एक आता है कोठी, इसी को बोलते हैं पेवेलो। एक शब्द आता है कोठी, इसी को बोलते हैं पेवेलो। ये क्या है, ये भी मीणा जनजाति का अनाज भरने का भंडार है लेकिन आकार में कैसा होता है, लघु होता है, आकार में छोटा होता है। लेकिन ओवरी होता है वो क्या है, आकार में बड़ा होता है। आप देखिए दोबारा से, मीणाओं के 2 प्रकार हैं, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। चौकीदार मीणा उच्च है, जमींदार मीणा निम्न माने जाते हैं। 84 मीणाओं की पंचायत है। मेवासे क्या है, मीणा जनजाति के द्वारा जंगलों में बनाए गए घर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मीणाओं के द्वारा जंगलों में झोपड़ी नुमा बनाए गए घर। ओवरी अनाज भरने के बड़े भंडार, कोठी या पेवेले, इसको पेवेले बोलते हैं। ये क्या है, ये है अनाज भरने के भंडार हैं लेकिन आकार में कैसे हैं, छोटे हैं।
और हम देखते हैं आगे। एक मीणाओं में चलती है नाता प्रथा। कौन सी प्रथा? नाता प्रथा। इसी प्रकार एक भीलों में चलती है आटा साटा प्रथा। लेकिन आपको तो हम मीणा जनजाति पढ़ रहे हैं और नाता प्रथा को समझना होता है। नाता प्रथा को किस प्रकार से समझेंगे? आप समझो, एक परिवार में एक हस्बैंड और एक वाइफ दो साधारण जीवन जी रहे हैं। किसी कारण से उसके हस्बैंड की, हम कह सकते हैं उसके पति की, किसी कारणवश, दुर्घटनावश या किसी भी दर्दनाक मौत के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी को अपना ससुराल छोड़कर अन्य किसी पति के साथ रहना पड़ता है। वही क्या होती है? नाता प्रथा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। आप समझ गए होंगे। पति की मृत्यु होने के बाद में पत्नी को ससुराल छोड़ना ही क्या कहलाता है? नाता प्रथा कहलाता है। और ससुराल छोड़कर अन्य पुरुष के साथ शादी करना क्या कहलाता है? नाता प्रथा कहलाता है। एक होता है, हम कहते हैं मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता है। आपसे उल्टा सुल्टा कैसे भी पूछा जाता है, मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 5, 7, 10 गांवों का मुखिया क्या कहलाएगा, वो पंच पटेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पंच पटेल कहलाएगा। मीणाओं में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो पटेल का डिसीजन होता है, इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम और अमान्य होता है। जो पटेल, पंच पटेल जो निर्णय कर देते हैं उसको ही मीणा जनजाति को मान्य होता है, उसी को बाध्य करना पड़ता है, उसी को मंजूर करना पड़ता है। और इसी एक शब्द आता है हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद, आपने नाम सुना होगा, हुक्का पानी बंद करना। क्या होता है हुक्का पानी बंद करना? जब किसी भी कमी, या हम कह सकते हैं किसी भी कमी या कमजोरी में जब पंचायत जुड़ती है, और मीणाओं की पंचायत होती है 84, उसमें अनेक गांवों से पंच पटेल आते हैं और उसको, जिसको जिसके बारे में पंचायत जुड़ी हो, उसको समाज से बाहर कर देते हैं, समाज से निष्कासित कर देते हैं, उसके साथ में सगाई संबंध, शादी विवाह बंद कर देते हैं। और उसी को कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। हम कह सकते हैं समाज से निष्कासित करना मीणा जनजाति में क्या कहलाता है? हुक्का पानी बंद करना। आगे हमारा ये क्या हो गया? मुखिया हो गया, नाता प्रथा हो गई। एक आती है, उसको कहते हैं ओखेरड़ी। ओखेरड़ी, और इसी का अपभ्रंश है ओखड़ी। ये होता है अनाज साफ करने का एक वो होता है, पात्र होता है जो पत्थर का बना हुआ होता है। क्या होता है? अनाज साफ करने का पात्र, अनाज साफ करने का पात्र क्या कहलाता है? ओखेरड़ी कहलाता है, या इसी को ओखड़ी कहते हैं। इसी का अपभ्रंश शब्द है। एक होता है चाकी, जिसका वर्तमान नाम, वर्तमान स्वरूप इसको हम जान सकते हैं आटा पीसने की चक्की। पहले घर घर में पाई जाती थी मीणाओं में, वर्तमान में इसके स्थान पर, इसका स्थान अब चक्की ने ले लिया है। जो बिजली से नए उपकरण, आजकल टेक्निकल बढ़ते जा रही है और हमारी कल्चर भी आजकल खत्म होती जा रही है। और कल्चर खत्म हो रही है, इसलिए हम कल्चर को पढ़ते हैं, इसलिए संस्कृति को पढ़ते हैं, और कल्चर से इसीलिए सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और मीणाओं का कैसा कोई सा देवता भी है, देवी भी है, जिसको मीणा सर्वाधिक मानते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मीणा किसको मानते हैं। एक आता है, एक देवता है बुज। कौन सा देवता है? बुज। मीणाओं का प्रमुख देवता कौन सा है? बुज। बुज क्या है? प्रमुख देवता। पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट लगा लेना। बुज क्या है? मीणाओं का प्रमुख देवता। एक देवता आता है जिसका नाम है भूरिया बाबा। क्या है? भूरिया बाबा। अब भूरिया बाबा की एक विशेषता है कि भूरिया बाबा की मीणा जनजाति कभी झूठी कसम नहीं खाती। मीणा झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? झूठी कसम नहीं खाते हैं। किसकी? भूरिया बाबा की। इसी को भैरव बाबा कहते हैं। बुध देवता हो गया, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। देवी भी है क्या जिसको मीणा मानते हैं? हाँ है, झीण माता है। झीण माता को मीणा मानते हैं। और कौन सी है? चौथ माता को मानते हैं। कौन सी को मानते हैं? चौथ माता को मानते हैं। और मीणा किसको मानते हैं? करणी माता को मानते हैं। किसको मानते हैं? करणी माता को मानते हैं। और किसको मानते हैं? कैला माता को मानते हैं। कैला माता मीणाओं की आराध्य देवी है, यादवों की कुल देवी है।
अब हम बात करें मीणा, इनको मानते हैं। मीणाओं का प्रमुख देवता बुध है। मीणा भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जीर्ण माता को मानते हैं। मीणा कैला माता को मानते हैं। मीणा करणी माता को मानते हैं। और मीणा किसको मानते हैं? चौथ माता को मानते हैं। भूरिया बाबा, इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? अरनौद प्रतापगढ़। कहाँ पर है? अरनौद प्रतापगढ़। पूछा गया है कई बार। अरनौद प्रतापगढ़ मीणाओं का कुंभ कहलाता है, जो क्या है? भूरिया बाबा का क्या है? प्रमुख मंदिर है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर। कहाँ पर है? रेवासा सीकर। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कहाँ पर? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। वैसे हम जो लोक देवता और लोक देवियां हैं, उनकी हम आसानी से आगे जब हमारे अगले टॉपिक आएंगे लोक देवता लोक देवी कल्चर में, वहाँ हम आराम से एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। कैला माता का मंदिर कहाँ पर है? त्रिकूट पहाड़ी। कहाँ पर? त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। त्रिकूट पर्वत करौली में। आप समझिए, मीणाओं का प्रमुख देवता बुध है। भूरिया बाबा है, जिसकी मीणा झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जीर्ण माता को मानते हैं। मीणा कैला माता को मानते हैं। मीणा करणी माता को मानते हैं। और मीणा चौथ माता को मानते हैं। ये क्या हो गए? इनके प्रमुख देवी देवता, इष्ट देवता। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम जो जनजाति पढ़ रहे हैं, मीणा जनजाति, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आपको समझना है, हम पढ़ेंगे कैला माता को। यहाँ पर कैला माता की थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कैला माता है, ये मीणाओं की क्या है? आराध्य देवी। मीणाओं की क्या है? आराध्य देवी। कैसी देवी है? आराध्य देवी है। कैला माता है, यादवों की क्या है? कुल देवी है। यादवों की कुल देवी। भगवान कृष्ण की बहन मानते हैं। और क्या मानते हैं? देवकी की पुत्री थी, जिसको कंस ने मारा था, और वही एक दिन आकर के त्रिकूट पर्वत करौली में आकर गिरी, और वही किसके रूप में जानी जाती है? कैला माता के रूप में जानी जाती है। आप यहाँ से समझो, केला केला केला, थोड़ा ही फर्क है। केला केला बोलो दो चार बार, केला। और केला किसको प्यारे होते हैं? एक तो लंगूर को प्रिय होते हैं, एक बंदर को प्रिय होते हैं। लंगूर, अब लंगूर किसका अवतार माना? लंगूर को किसका रूप माना जाता है? हनुमान का रूप। किसका रूप माना जाता है? हनुमान का रूप माना जाता है। और हनुमान की माता का क्या नाम था? इसकी माता का नाम था अंजना। क्या नाम था? अंजना। अंजना का पुत्र हुआ हनुमान। और अंजना ही कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंजना का रूप क्या है? कैला माता है, ऐसा भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। और लेकिन जब हम यादवों का जो पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें यादवों की कुलदेवी किसको बताया है? और कृष्ण भगवान की जाति भी यादव बताते हैं, और कृष्ण भगवान की बहन भी बताते हैं। इसके बारे में आपको दो मत याद रखने हैं कि अंजना का अवतार किसको माना जाता है? कैला माता को माना जाता है। हनुमान का ही रूप लंगूर होते हैं। और लंगूर से आपको ध्यान रखना है कि मीणा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा कैला माता के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी के मंदिर के पास ही एक छतरी बनी हुई है, जिसका नाम है भोरा भगत की छतरी। कौन से भगत की छतरी? भोरा भगत की छतरी। और इस भोरा भगत की छतरी में कैला माता के वीर लांगुरिया विराजते हैं। वीर लांगुरियों का निवास स्थान कौन सा है? भोरा भगत की छतरी। लांगुरिया किस में रहते हैं? हम कह सकते हैं वो भोरा भगत की छतरी बनी हुई है, इसी में रहते हैं। वीर लांगुरिया का निवास, वीर लांगुरियों का क्या है? निवास है। मीणा जनजाति के द्वारा कैला माता के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, तथा मीणा जनजाति के द्वारा जिस समय लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, उस समय मीणा जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, और वो नृत्य घुटनों के बल किया जाता है। इसी कारण इस नृत्य को कहते हैं घुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? घुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य कहते हैं? घुटकन नृत्य कहते हैं। एक बार समझिए दोबारा से। लंगूर किसका अवतार है? किसका रूप माने जाते हैं? हनुमान के। हनुमान की माता का नाम था अंजना, और अंजना का ही अवतार कैला को माता को माना जाता है। और कैला माता के मंदिर में मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, और मीणा जनजाति के द्वारा घुटनों के बल एक नृत्य किया जाता है, उसको हम घुटकन नृत्य कहते हैं।
और समझिए आप कैला माता के बारे में, कैला माता के मंदिर के बारे में। कैला माता है, कौन सी माता है? कैला माता है। कैला माता कहाँ पर है? करौली में है। कहाँ पर है? करौली में है। कूट पर्वत, एक पर्वत है जिसका नाम है कूट पर्वत पर है, और यहाँ पर तीन पहाड़ियाँ आकर मिलती है, इसका नाम हो गया त्रिकूट पर्वत। और आपको ध्यान रखना है किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे है। कै याद रखना है, कैला माता, करौली, कूट पर्वत, काली सिंध। कैला माता कहाँ पर है? करौली में है, कूट पर्वत पर है, और काली सिंध नदी पर है। हो गया कंफर्म। आगे हम चलें, आगे पढ़ते हैं मीणाओं के बारे में। मीणा सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं। मीणा सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? जयपुर में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। इनका एक पवित्र स्थल भी है, वो आपको ध्यान रखना है। पवित्र स्थल, पवित्र स्थल कौन सा है? बताओ, कमेंट में बताना आपको पवित्र स्थल कौन सा है। रामेश्वरम। मैंने आपको बता दिया पवित्र स्थल रामेश्वरम है। और रामेश्वरम आप समझिए किस प्रकार से एक नदी आती है बहती हुई, जिसका नाम है सीप। एक इस प्रकार से नदी आती है बहती हुई, उसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। और एक इस प्रकार से नदी आती है जिसका नाम है भैया बनास। क्या नाम है मित्रों? बनास। और जहाँ पर बनास, सीप और चंबल, बनास, सीप और चंबल तीनों नदियों का जहाँ पर संगम होता है, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है, वही क्या है? मीणाओं का पवित्र स्थल है, जो कहलाता है रामेश्वरम। राम ही जिसके ईश्वर हैं। क्या कहलाता है? रामेश्वरम। राम इसका अर्थ होता है राम ही जिसके ईश्वरम है। और ये क्या कहलाता है? मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है। मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है। और भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़, उसको मीणा जनजाति का छोटा कुंभ कहते हैं, लेकिन मीणा जनजाति का कुंभ कौन सा है? रामेश्वरम है। आपको कमेंट में बताना है कि रामेश्वरम कहाँ पर पड़ता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में पड़ता है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आपको जगह का नाम बताना है। तो मित्रों, हमारी इसी कड़ी में मीणा जनजाति खत्म होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भील जनजाति। भील जनजाति पूरी होने के बाद में एक एक नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे, जैसे गरासिया है, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, सांसी, सभी जनजातियों का हम जिक्र करेंगे। और आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, इसमें आपको कंफर्म पूरी डिटेल बताइए, चाहे आप RS देओ, राजस्थान SI देओ, पटवार देओ, और चाहे आप राजस्थान पुलिस की देओ। राजस्थान पुलिस और राजस्थान SI में तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। जनजातियों में से लगभग 5-6 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपरों को उठाकर देखना। और हाई कोर्ट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि हाई कोर्ट के सिलेबस में केवल राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान की कला संस्कृति है, और राजस्थान की कला संस्कृति में मीणा जनजाति भी आती है। जनजाति भी एक टॉपिक है, और राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर मित्रों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारी क्लास में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसका समस्या या आपका डाउट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में हम आपकी कमेंट का डाउट दूर करके नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। और आप लगातार पढ़ते रहिए, आपको किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़कर आप किताबों को रख देते हैं, और फिर आप क्या करते हैं? मोबाइल में यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो सर्च करते हैं। आपको मोटिवेशन के लिए कौन मोटिवेशन करता है? अगर आप खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आप टीवी देखते हैं, मित्रों के साथ घूमते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उसके लिए आपको मोटिवेट कौन करता है? उसके लिए आप कौन सी मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं कि आज हमें 2 घंटे फेसबुक चलानी है, 2 घंटे व्हाट्सअप चलाना है? आप खुद पढ़ो। ये हमारा, आपको पता है हमारा देश है वो कोविड-19 से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? कोविड-19 से गुजर रहा है, और हमारे देश को लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, बाहर जाकर देखो आप, जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू सारी कोचिंगें बंद पड़ी हुई है। आपका ये महत्वपूर्ण समय है, आप इसको मत गंवाओ।
आप पढ़ो, आप किसी भी सर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो वहीं जहाँ आपका मतलब भला हो, आपको जहाँ अच्छा मिले, जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो, आप उसी को पढ़ो। यह आपका समय है, ये बदल कर दोबारा पलट कर दोबारा कभी नहीं आएगा। आपको मोटिवेशन की, और इससे ज़्यादा मुझको मोटिवेशन आता भी नहीं है, और आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन ये मेरा दावा है, आप आरएएस इस जनजाति को लेकर, आरएएस राजस्थान एसआई, पटवार राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये स्कूल व्याख्याता, लेक्चरर, कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आप पढ़ो, बिल्कुल आपको कोई मोटिवेट की जरूरत नहीं है, समय को खराब मत करो। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ।